हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा 18 जून 2023 को बिहार आईटीआई का एग्जाम होना है और इसी एग्जाम को लेकर हम लोग डेली शाम 7 बजे क्लासेस देख रहे हैं। और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें आपको जीके और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन शामिल है, जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट भी हो सकते हैं। तो अगर आपका भी एग्जाम 18 जून को होना है बिहार आईटीआई का, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। ठीक है, चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन की पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आखिरकार आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही मैं एक बात और इम्पोर्टेंट बता दूं कि अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये आपको बताना है। यानी कि जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो कि ग्रीन हाउस गैस होंगे, और एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है जो कि नहीं है। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़िएगा यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट पढ़ते समय नहीं वाला सेक्शन छोड़ देते हैं और यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो आपको ये जानने के लिए सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैस होती कौन कौन सी है। ठीक है, तो देखिए ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, यहाँ से आपको छटना ही कौन सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी आपको ग्रीन हाउस गैस है, जल वाष्प भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। इसके अलावा आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ये आपको ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। तो हमको नहीं वाला बताना था, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। ये देखिए जो क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली जो बिहार डीएलएड का एग्जाम हो रहा है, जो कभी हो भी गया है और बहुत सारे कैंडिडेट का भी हो भी रहा है। तो देखिए जो ये क्वेश्चन है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, अभी रिसेंटली जो बिहार डीएलएड का एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है। और वहाँ पे जो ऑप्शन था, जैसे कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो डीएलएड में क्वेश्चन दिया गया था, आपको बिहार में 2 जिले के नाम दे दिया गया था, एक पूर्वी चंपारण और एक पश्चिमी चंपारण। ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेट सिर्फ बिहार याद किए हुए हैं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है बिहार में स्थित है, लेकिन आपको ये भी बात याद होना चाहिए कि ये पूर्वी चंपारण में है या फिर पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, तो यहाँ पे जब दोनों ऑप्शन दे देता है तो बहुत सारे कैंडिडेट को कन्फ्यूजन हो जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि पश्चिमी चंपारण में ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, जो कि है गाहिरमाथा अभ्यारण्य उड़ीसा में किसके लिए एकमात्र अभ्यारण्य है, ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है, लेकिन ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो गाहिरमाथा अभ्यारण्य है उड़ीसा में एकमात्र कछुए का एक अभ्यारण्य है, जो कि यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान में हुई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो आपको 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, ये आपको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में हुई थी, जो कि कहाँ पर है, आप सभी कैंडिडेट फटाफट वीडियो की चेक कमेंट करके बताइएगा। साथ ही यहाँ पर देखिए कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ये जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था, तो 1973 में हुआ था। कभी कभी आपको पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी कि प्रोजेक्ट हाथी का शुरुआत कब हुआ था, तो ये आपको 1992 में हुआ था। ठीक है, तो इन सारे पॉइंटों को याद रखिएगा, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी, ये आपको बताना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स को भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था, ये हुआ था 1951 ईस्वी में, जो कि इसका मॉडल था ये हेराल्ड डोवर मॉडल था, जो कि कभी कभी इसका मॉडल भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, शतरंज खेल की शुरुआत हुई थी, यानी कि जो शतरंज खेल है इसकी शुरुआत किस देश में हुई थी, जैसे कि भारत, अरब, यूरोप या फिर
फारस। ठीक है, बहुत सारे कैंड को यहाँ पे इसका राइट आंसर भारत नहीं लग रहा होगा, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ही, क्योंकि भारत में ही शतरंज खेल की शुरुआत हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए क्रिकेट से है। क्रिकेट की बात आई तो देखिए अभी आईपीएल में अभी रिसेंटली आईपीएल समाप्त हुआ है, या फिर अभी टेस्ट चैंपियनशिप हुआ है, जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया जीत के आया है भारत को हराकर। तो इन सारे पॉइंटों को याद रखिएगा, करंट अफेयर से जोड़कर इस क्वेश्चन को भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में बात करें जो कि पूछा गया है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय पुरुष विश्व कप मैच में निम्न गेंदबाज में से किस गेंदबाज ने एक ही ओवर में लगातार 6 छक्के मारे गए थे, यानी कौन से गेंदबाज पर 6 छक्के मारे गए थे। तो आप सभी कैड ने देखा होगा वर्ल्ड कप जो कि T20 हुआ था, जिसमें युवराज सिंह ने स्टूट ब्रॉड के गेंद पर 6 छक्के मारे थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे गेंदबाज का नाम बताना है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगर बल्लेबाज का नाम बताना होता तो युवराज सिंह हो जाता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है जो कि है रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, ये आपको बताना है। देखिए ट्रॉफी से संबंधित भी बार बार क्वेश्चन आते हैं कि एक कप कौन से खेल से संबंधित है, ये ट्रॉफी कौन से संबंधित है। कभी कभी आपको शब्द देकर पूछा जाएगा कि जो ये शब्द है किस खेल से संबंधित है। तो इन सारे पॉइंटों को समझिए। ठीक है, मैं आपको सारे क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता लेकिन जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, इसको आप किसी न किसी बुक के माध्यम से जरूर पढ़िए। और आपके पास कोई भी बुक नहीं तो लुसेंट तो जरूर होगा, लुसेंट में आपको सारे बातें दी गई है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में बात करें जो कि पूछा गया कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो ये आपको क्रिकेट से सम्मानित है। ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है भारत सुशासन दिवस किस के जयंती पर मनाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप सभी कैड को याद होना चाहिए कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके जयंती पर मनाया जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर ये आपको सुशासन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है, फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है चांद पर पहुंचने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था, ये आपको बताना है। ठीक है, और यही क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है कि चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो देखिए प्रथम व्यक्ति जो था वो नील आर्मस्ट्रांग था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दूसरा व्यक्ति पूछा गया है, तो दूसरा व्यक्ति जो हो जाएगा ये हो जाएगा बज एल्ड्रिन, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन में दिया गया है। पहला आपको नील आर्मस्ट्रांग था और दूसरा ये था। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को याद रखें, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला कौन थी, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ये है इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। ठीक है, जिनकी मृत्यु हो गई थी। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं कल्पना चावला, तो ये हरियाणा के करनाल से बिलोंग करती हैं। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है निम्न में से कौन सा पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई थी, ये आपको बताना है। तो देखिए इंपॉर्टेंट बुक से संबंधित भी बार बार क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा बुक किसने लिखा है। तो जो इंपॉर्टेंट बुक है मैं उसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें जो कि है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी द इंडियन स्ट्रगल, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए जो 3 यहाँ पर पुस्तक का और नाम दिया गया है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अनहैप्पी इंडिया जो कि लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था। आनंद मठ ये आपको बगरमिन चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और जो आपको पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन से आपने 4 क्वेश्चन याद रखिया। कैसे, ये अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, लाला लाजपत राय हैं। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, और यहाँ पे ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी, और द इंडियन स्ट्रगल ये है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट जो बुक है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए एक और इम्पोर्टेंट बुक है जो कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, यू आर डिसप्लेस्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान की निवासी हैं, महिला हैं, जो कि इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी और बहुत ही फेमस पुस्तक है। ये बार बार एक क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल प्रदान किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये बात याद होना चाहिए कि सीवी रमन को नोबेल किस क्षेत्र में प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया था क्या, प्रकाश प्रकीर्णन की खोज के लिए, जो कि 1930 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट आपको ईस्वी भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना होगा कि 1930 ईस्वी में ये आपको दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से क्या सुमिलित नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखिए जो इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन हैं यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट डे भी याद रखना होगा। यहाँ पे एक गलत है जो कि आपको वहीं मिलान करना है। जैसे कि पहला देखिए मेंशन किया गया है, विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर, बिल्कुल सही है। 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाते हैं। 1 दिसंबर को हम लोग एड्स दिवस मनाते हैं। 2 दिसंबर को हम लोग विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। और 10 दिसंबर को हम लोग विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये हम लोग 8 सितंबर को नहीं 7 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे गलत दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि हमें गलत ही बताना था कि कौन सा सुमिलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन से कैसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद किए जाते हैं, इसको आप समझिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया है, अकबरनामा किसने लिखा था, ये आपको बताना है। ये भी बहुत ही फेमस पुस्तक है जो कि बार बार रिपीट होता रहता है कि जो अकबरनामा है किसने लिखा है, तो ये आपको अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया था, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, निम्न में से कौन सी स्थान कुंभ मेले से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। जैसे कि आपने सुना होगा कि भारत में कुंभ मेला लगता है 12 वर्ष पर, लेकिन आपको यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा स्थान है जहाँ पर मेला नहीं लगता है या फिर कुंभ मेला से संबंधित नहीं है। तो हरिद्वार में बिल्कुल लगता है, नासिक में भी लगता है, उज्जैन में भी लगता है, लेकिन पुरी जो कि उड़ीसा में है यहाँ पर कोई भी कुंभ मेला नहीं लगता है या फिर कोई भी यहाँ पे कुंभ मेले से संबंधित यह स्थान नहीं है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पुरी। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए नृत्य शैली से संबंधित भी बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि देखिए जो कुचिपुड़ी है ये आपको आंध्र प्रदेश का नृत्य शैली है, जो कथक है ये आपको उत्तर प्रदेश का है, और यही कथकली हो जाता है तो कथकली आपको केरल का हो जाता है और कथक ये उत्तर प्रदेश का हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो भारतनाट्यम है ये आपको तमिलनाडु का है। ठीक है, और जो मोहिनीअट्टम है ये भी आपको केरल का है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली, ठीक है, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का है, लेकिन जो कथक है ये आपको उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंटों को आप याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, सांची का स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। तो जो सांची का निर्माण किया गया था ये आपको सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से नोट पर सांची का स्तूप है, तो फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके ये बातें मेंशन कीजिए। साथ ही आप वीडियो के नीचे कमेंट ये भी मेंशन कीजिए कि अशोक जेठवे कौन से वन से संबंधित है, फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, हिमाऊ नामा की रचना किसने किया था, ये आपको बताना है। तो देखिए जो हिमाऊ नामा की रचना है इनकी बहन गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो हिमाऊ की बहन थी वो थी गुलबदन बेगम, जो कि इनके द्वारा हिमाऊ नामा की रचना की गई थी। ठीक है, हिस्ट्री से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जो कि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, रणथंभौर क्या था, ये आपको बताना है। रणथंभौर क्या था, ऑप्शन देख सकते हैं, एक मुगल महल या फिर राजपूत दुर्ग या फिर यहाँ पर खिजो की राजधानी या फिर बौद्धों की तीर्थ यात्रा का केंद्र। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि जो रणथंभौर था एक राजपूत दुर्ग था, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया है, किसने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये आपको बताना है। किसने कहा था, यानी कि जो आपको वाक्य होते हैं जो कि महापुरुष हैं जो कि कुछ न कुछ कहे होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो ये आपको अरस्तु के द्वारा कहा गया था, और अरस्तु को आप सभी क्या जानते हैं कि बायोलॉजी का जनक के रूप में भी
जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लास्ट सफर एक प्रसिद्ध चित्रकारी किसकी सृष्टि की कृति है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको आंसर बताऊं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको इस क्वेश्चन से और बताऊंगा, जो कि आपको कहीं भी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि है लियोनार्डो द विंची। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट सफर एक प्रसिद्ध चित्रकारी है, आखिरकार इस चित्रकारी में क्या दिखाया गया है। तो देखिए इस चित्रकारी में ईसा मसीह जो है अपने शिष्यों के साथ अंतिम बार जो भोजन कर रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, उसी को दिखाया गया है, जो कि लियोनार्डो द विंची द्वारा एक चित्र बनाया गया था, जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, राज्य भूमि सुधार संविधान के किस भाग के अंतर्गत है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जो राज्य भूमि सुधार संविधान के किस भाग के अंतर्गत है, तो ये आपको 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, जो कि प्रथम संविधान संशोधन किया गया था 1951 ईस्वी में, जो कि आप सभी क्या जानते हैं। तो जो राज्य भूमि सुधार है, ये आपको 9वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए अनुसूची से संबंधित आपको सारा पॉइंट याद होना चाहिए। अभी 12 अनुसूची है, तो 12 अनुसूची में कौन सा अनुसूची में क्या है, जैसे कि 8वां में है भाषा, 10वां में है दल बदल कानून, तो ऐसे करके आपको सारे पॉइंट याद होना चाहिए, कौन से अनुसूची में क्या है, ये बातें आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम संविधान में कहाँ देख सकते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो हमारा भारतीय लोकतंत्र का आदर्श है, ये हम संविधान के प्रस्तावना में देख सकते हैं, जो कि बहुत यहाँ पे हमारा प्रस्तावना इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, भारतीय संविधान किस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता है, ये आपको बताना है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार कितने वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क यानी कि फ्री में पढ़ाना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि दिया गया 14 वर्ष। आप सभी कैडेट को मालूम होगा कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का ये आपको भारतीय संविधान के अनुसार ये नियम है। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, इनमें से किस मूल अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। तो आप सभी कैड जानते हैं कि संपत्ति का जो अधिकार है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ये हटा दिया गया था, जो कि ये संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1978 ईस्वी में ये संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, भारतीय संसद कैसा है, एक सदनीय है, 2 सदनीय है, या फिर 3 सदनीय है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी कैड जानते हैं कि जो भारतीय सदनीय है ये 2 सदनीय है। कैसे, तो आप सभी कैड को ये मालूम होना चाहिए कि राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, कभी कभी आपको ये भी पूछा जाता है कि कौन सा निम्न सदन है, कौन सा उच्च सदन है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो राज्यसभा है ये आपको जो आपको राज्यसभा है ये आपको उच्च सदन है, और जो आपका लोकसभा है ये आपको निम्न सदन है। ठीक है, तो आपको ये बात भी याद होना चाहिए। यहाँ से एक पॉइंट और मैं बता दूं, कभी कभी बहुत सारे कैडेट को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि संसद, लोकसभा, राज्यसभा किस अनुच्छेद के अंदर आता है। तो आप एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, सरला। ठीक है, एक ट्रिक है जो कि है सरला। स से हो जाएगा संसद, जो कि 79 अनुच्छेद में है, र से हो जाएगा राज्यसभा, जो कि 80 अनुच्छेद में है, और ल से हो जाएगा लोकसभा, जो कि 81 अनुच्छेद में है। ठीक है, तो इन तीनों अनुच्छेद को याद रखिएगा, और आपको जब याद ना हो तो आप याद रखिएगा ठीक सरला। स से हो जाएगा संसद, जो कि 79 अनुच्छेद में है संसद, और र से हो जाएगा राज्यसभा, जो कि 80 में है, और ल से हो जाएगा लोकसभा, जो कि 81 में है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंटों को याद रखिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, भारत में प्रथम आम चुनाव और प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया कि जो प्रथम संविधान संशोधन किया गया था ये आपको 1951 ईस्वी में किया गया था, और इसी संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची में आपको जोड़ा गया था राजस्व भूमि सुधार से संबंधित। ठीक है, इन सारे पॉइंटों को आप याद रखें, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से
किसका बना होता है ये आपको बताना है। तो जो आपका सूर्य का लगभग 70% भाग होता है ये आपको हाइड्रोजन का बना होता है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन था ये आपको बताना है। या फिर कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इसको ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि विश्व भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि है इरोस्टोनिज, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन में दिया गया है। जो हेरोडोटस है यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में हेरोडोटस, जो कि ये इतिहास का जनक या फिर कह सकते हैं हिस्ट्री का फादर माना जाता है, जो कि यहाँ से कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इतिहास के पिता, भूगोल के पिता, भौतिकी के पिता, यानी कि ऐसे जो जनक वाले क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, किस ग्रह को हम लोग संध्या का तारा के नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है, किस ग्रह को हम लोग शाम का तारा कहते हैं, या फिर इसी का एक जो क्वेश्चन ये भी हो सकता है, किस तारा को हम लोग भोर का तारा कहते हैं। तो इसका सारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा शुक्र। ठीक है, शुक्र ग्रह को हम लोग सांझ का तारा, भोर का तारा या फिर चमकीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है ये आपको बताना है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो भारत का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगा हुआ है ये है बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश से जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगा हुआ है सबसे अधिक लगा हुआ है। हालांकि जो ऑप्शन में दिए गए हैं सारे भारत के पड़ोसी देश हैं, लेकिन बांग्लादेश से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है सबसे अधिक लगा हुआ है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ये जाता है कि बांग्लादेश से कौन सा राज्य है जो कि अधिक सटा हुआ है या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा अधिक लगा हुआ है, उसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से आपको सटा हुआ है बहुत ही अधिक मात्रा में। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो झारखंड के उत्तर में स्थित है बिहार, जो कि अपना बिहार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, झारखंड के उत्तर में, यानी कि ये आपको चौहद्दी के रूप में आपको ऐसे पूछ लिया जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, भारत में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन है ये आपको बताना है। तो देखिए जब आपको पूछा जाएगा कि भारत में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो उस समय आपको बिहार पर क्लिक कर देना होगा। लेकिन ऐसे पूछ लिया जाए कि बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य न देकर आपको क्षेत्र पूछ लिया जाए या फिर केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया जाए, तो उस समय आपको दिल्ली पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा चेंज करेगा और आप फंस जाएंगे, तो क्वेश्चन को पढ़ते समय थोड़ा लैंग्वेज पर जरूर ध्यान दें। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे कम साक्षरता दर है। साक्षरता दर का मतलब कि सबसे कम पढ़े लिखे लोग किस राज्य में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बिहार, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। इसका उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस राज्य में जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक केरल में है और सबसे कम आपको बिहार में है। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को आप याद रखें। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ जिसमें कीट भी सम्मिलित होते हैं वो कौन सा है। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। प्राणी जगत का जो सबसे बड़ा संघ है वो है आपको ऑर्थोपोडा। हालांकि बायोलॉजी से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, लेकिन 2-3 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से ITI के एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, जो कि वन्य जीव पशु विहार तथा राज्यों में कौन सा जोड़ी सही है ये आपको बताना है। यानी कि यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही दिया गया है। जैसे कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो यहाँ पे तमिलनाडु दिया गया है, जो कि पूरी तरह से गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो बांदीपुर है राष्ट्रीय उद्यान ये आपको कर्नाटक में है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है मानस, जो कि उत्तर प्रदेश में बताया गया है, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको असम में स्थित है। डी ऑप्शन हम लोग देखते हैं, जो कि सिपलीपाल है, ये बिहार में नहीं है, ये उड़ीसा में है। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन जो सी ऑप्शन है रणथंभौर, ये बिल्कुल राजस्थान में है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है सी ऑप्शन। यानी कि हमें जो सही ऑप्शन था वही बताना था। जो 3 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ये गलत है। तो देखिए अगर आपको मालूम होगा तभी आप छाट पाएंगे, अदरवाइज फिर आप यहाँ पे गलत
कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी दो भौतिक राशियों की जो बीमाएँ हैं वो समान होती है। तो आप सभी कैन जानते हैं कि कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है जूल होता है, और जूल होता है तो इसका जो बीमा है वो भी समान ही होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन, जो कि हो जाएगा कार्य और ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, जब कोई वस्तु वायुमान से गिराई जाती है तो वस्तु क्या बढ़ जाएगी। यानी कि कोई वस्तु जहाज से वायुमान से गिराया जाता है तो क्या बढ़ जाएगा, गतिज ऊर्जा, त्वरण, द्रव्यमान या फिर स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या है, मैं जब साइंस का क्लास ले रहा था तो मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखिए, आपको प्ले लिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, एक बार बराबर कितना होता है ये आपको बताना है। तो एक बार बराबर को याद होना चाहिए कि 10 की पावर 5 पास्कल एक बार के बराबर होता है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किस द्रव में श्यानता अधिक होता है ये आपको बताना है। ठीक है, श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन। ठीक है, तो देखिए जो श्यानता सबसे अधिक होता है वो होता है ऑप्शन के अनुसार, इसका राइट आंसर हो जाएगा तेल। ठीक है, मैंने आपको आम भाषा में बताया जैसे कि श्यानता का मतलब होता है कि गाढ़ापन, किस में गाढ़ापन ज़्यादा है, तो ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा तेल, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, शेविंग ब्रश के रेशे से जल बाहर निकलते ही आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में इस क्वेश्चन को भी रिपीट किया गया है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सरफेस टेंशन, यानी कि पृष्ठीय तनाव। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो ताज़ा गरम गरम हम लोग भोजन खाते हैं तो वो स्वादिष्ट लगता है, और कुछ समय रखने के बाद वो बासी हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, इसका कारण क्या है। तो ये भी आपको पृष्ठीय तनाव होता है। या फिर इसका उदाहरण ये भी होता है कि जो बारिश की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार क्यों होती हैं, तो ये पृष्ठीय तनाव के कारण होती हैं। ठीक है, इन सारे पॉइंटों को आप याद रखिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, फोटोन निम्नलिखित में से किसकी मूलभूत इकाई है। तो जो आपको फोटोन है ये आपको लाइट यानी कि प्रकाश की मूलभूत इकाई है। इसकी खोज किसने किया था, चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यही देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है। फोटोन की जो खोज है ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपको किया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है ये आपको बताना है। तो जो आपको इंद्रधनुष बनता है ये आपको अपवर्तन और परावर्तन यानी कि प्रकाश की अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है, और आप किसी बुक के माध्यम से इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की अति संभावना रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, एलईडी का आविष्कार किसने किया था। तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। लाइट इमिटिंग डायोड होता है इसका फुल फॉर्म। इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार आपको निक हुल्नियाक के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग हम लोग करते हैं ये आपको बताना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग आमीटर का उपयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का हम लोग उपयोग वोल्ट मापने के लिए करते हैं, जो कि कॉमन क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता रहता है। ऑक्सीजन एक परमाणुविक है, दो परमाणुविक है या फिर बहुपरमाणुविक है, तो ये आपको बताना है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन होता है ये आपको द्विपरमाणुविक होता है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, परमाणु क्रमांक को हम लोग किसके माध्यम से दर्शाते हैं। आवर्त सारणी में याद होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक को हम लोग जेड के द्वारा दर्शाते हैं और परमाणु द्रव्यमान को हम लोग ए के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको काफ़ी दिन पहले ही करा रखा है। तो देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मैंने फटाफट आपको 50 क्वेश्चन कराने की कोशिश की है, साथ ही जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं मैंने आपको वो भी बताया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही आप वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना स्कोर शेयर करें कि आखिर आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए वाइफ ट्रेन, जय हिंद,